मीनू बेनीवाल जी एक केवल राजनीतिक आदमी नहीं बल्कि एक जन सेवक हैं। जैसे अपनी तकरीर में बता रहे थे कि कितने ही इन्होंने सेवा के कैंप लगाए और आप सब लोग इनका जो सहयोग करते हैं। जन सेवक और राजनीति दोनों चीजें मिल जाएं तो सोने पर सुहागा होता है। मित्रों, सोने पर सुहागा। तो हमारे पत्रकार छायाकार भाई भी यहां है उपस्थित, मैं उनका भी सबका अभिनंदन करता हूं। आजकल पत्रकार छायाकार मित्र खास दोस्त बनते हैं तभी बातें आगे बढ़ती हैं। इनके हाथ में बहुत कुछ आ गया, तो इसलिए इनका भी सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों वैसे तो मैं पहले भी बहुत बार आया हूं, खासकर मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार है और जिनको सुनने के लिए हम सब बेताब हैं, उनका खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, उद्घोष के साथ। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी माननीय मनोहर लाल जी को। भारत माता की, भारत माता की। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। भारत माता की। हमने सगड़ा ने मेरी राम राम भाइयों, मोदी जी की भी राम राम। आज की ये एक ऐतिहासिक रैली, इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में जनसमूह, और जैसा बताया गया कि हमारी जो विधानसभा अनुसार रैलियां चल रही हैं उसमें 90 विधानसभाओं में ये आज 88वीं रैली है। 2 रैलियां अभी आज बाकी और बची हैं। शाम तक सब 90 के 90 कंप्लीट हो जाएंगी। सिरसा लोकसभा की ये आखिरी रैली समापन की रैली है। इसमें आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान हमारे साथी, मैं साथी इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव हमारे अशोक तंवर जी सिरसा से लड़ रहे हैं और मैं भी लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ रहा हूं। तो वे ना मेरे साथी है। तो इस नाते से श्री अशोक तंवर जी जो पहले भी सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में अपने प्रत्याशी हैं, साथ बैठी हैं हमारी वर्तमान सांसद जिन्होंने लगातार 5 साल इस इलाके की सेवा की है, बहन सुनीता दुग्गल जी। पार्टी की हमारी जिलाध्यक्षा बहन निताशा सिहाग जी अभी अभी जिलाध्यक्ष बनी हैं। मुझे लगता था पता नहीं बड़े बड़े कार्यक्रम को कैसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ के संयोजक जिन्होंने इस रैली का आयोजन किया है, ऐसे भाई मीनू बेनीवाल जी, इन्होंने, और निताशा सिहाग जी हमारी जिला अध्यक्षा है, तालमेल बैठा करके कितनी बड़ी एक सुंदर रैली की है। मैं इनका, हमारे बीच में सिरसा से हमारे विधायक भाई गोपाल कांडा जी भी उपस्थित हैं। भाई गोविंद कांडा जो रानिया से पहले प्रत्याशी रहे हैं, नहीं यहां अपने इलाहाबाद से भी रहे हैं। तो इस नाते से पूर्व विधायक रानिया श्री रामचंद्र कंबोज जी, सरकार में चेयरमैन है भाई वेद फुल्ला जी, पार्टी के बहुत ही पुराने हमारे नेता, ऐसे नेता जिन्होंने पार्टी की एक प्रकार से हम बीज बोया, जड़ें इन्होंने जमाई, उसके ऊपर आज फल फूल वृक्ष लग रहे हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय श्री जगदीश चोपड़ा जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अमीर चंद मेहता जी। मित्रों, सबसे पहले तो
आप सब जनता, जैसा मीनू भाई जी ने बताया, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मीनू बेनीवाल जी ने पार्टी ज्वाइन की थी कुछ महीने पहले, लेकिन इनके साथ जितने साथी थे उस दिन तो शायद शामिल नहीं हो सके, लेकिन आज सामूहिक रूप से आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जाता है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मीनू बेनीवाल जी एक केवल राजनीतिक आदमी नहीं बल्कि एक जन सेवक हैं। जैसे अपनी तकरीर में बता रहे थे कि कितने ही इन्होंने सेवा के कैंप लगाए, और आप सब लोग इनका जो सहयोग करते हैं, जन सेवक और राजनीति दोनों चीजें मिल जाएं तो सोने पर सुहागा होता है। मित्रों, सोने पर सुहागा। तो हमारे पत्रकार छायाकार भाई भी यहां है उपस्थित, मैं उनका भी सबका अभिनंदन करता हूं। आजकल पत्रकार छायाकार मित्र खास दोस्त बनते हैं तभी बातें आगे बढ़ती हैं। इनके हाथ में बहुत कुछ आ गया, तो इसलिए इनका भी सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, वैसे तो मैं पहले भी बहुत बार आया हूं, खास करके अभी जब बाय इलेक्शन था तब भी आया था, उससे पहले भी सन 1990 से बाद तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के नाते लगातार आता रहा हूं। ये मेरे सारों इलाकों देखे उड़े, सब देखे उड़े। अलनाबाद होया, फिर नीमला गांव होया, गंगा गोरीवाड़ा, वो सारे गांव हुए, अबूब शहर तक, कितना ही मैं घूमा उस इलाके में। माधो सिंह आना भी पहले आना हुआ, सिरसा तो बहुत ही आता था। उस समय के बहुत साथी मिलते हैं, मन में बड़ा आनंद आता है। तो आज मेरे मित्रों नए उत्साह के साथ हम यहां दिख रहे हैं। सब गर्मी भी खूब है, मौसम की भी गर्मी है, चुनाव की भी गर्मी है, लेकिन ये गर्मी जब मन में उत्साह हो तो इस गर्मी का बहुत लाभ हो जाता है और ये हमको सबको मजबूत करती है। भाई बहनों, आपका प्यार और समर्थन, इसको मैं नमन करता हूं। लगातार हरियाणा की जनता की सेवा का मैंने 9.5 साल का अवसर मिला, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर दृष्टि से जनता की सेवा कैसे की जाए, बहुत से काम गिनाए गए हैं। आज मैं काम गिनाने नहीं आया हूं। हाँ, एक समस्या यहां इस इलाके की पानी की जो हमेशा रहती थी, और इसके बारे में अलग अलग नेता अलग अलग कहते थे। एक आपके नेता के बारे में तो ये कहा जाता है कि थारे आठे का जो नेता चौटाला जी, वो कहा करतो कि पानी ना मांगो, बाकी क्या मांग लो। यूं ही कहता था, बाकी क्या मांग लो क्योंकि थारो भांडो खराब है, यूं ही कहता ना। लेकिन भाइयों, अब ये भांडे ने सही कर दो भाई, कोई चिंता ना करो, सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा, चिंता नहीं करो, बस इस भांडे ने ठीक कर दो। इतना ही निवेदन कि आप लोग, क्योंकि हमने यहां चाहे हमारा विधायक नहीं भी था, हमारी सांसद पिछले समय से काम करती रही, बार बार वो कहती भी थी, तो इस इलाके के लिए माइनर हुए, नालियां जो भी खाल हुए, उनके लिए कुछ मांग तो आज भी उठती है कि गग्गर का जो नाले, गग्गर का जो नदी है उसके आगे के नाले जो ओट्टू हेड से आगे के, उनकी सफाई करवा दो। भाइयों, इन सब बातों के लिए भाई बैठ जाओ जरा, हमारे इसके बीच में बाधा ना बढ़ो। तो इस नाते से हमने 13 करोड़ रुपया इस काम के लिए सैंक्शन कर रखा है, और वो सारे काम आपके होने वाले हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। शेरावाली माइनर के लिए भी हमने पैसा भेजा है, शेरावाली माइनर का काम भी ठीक होगा। बहुत से गग्गर के साथ जुड़ी हुई चीजें, उनको सबको हम ठीक कराएंगे। भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया 9.5 साल का, हमने काम किए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं जितना आपने प्यार दिया है, हम तो शायद उसका ब्याज भी नहीं लौटा पाए, उसका मूलधन तो भी बाकी है जो हमने लौटाना है आपको। हमने बहुत काम करने हैं, और किसी भी काम के लिए जितना हमें समय मिला, और इससे पहले जो बिगड़ी हुई सारी स्थिति, हर प्रकार की स्थितियां बिगड़ी हुई थी, करप्शन की यहां स्थिति थी, कोई व्यवस्था प्रशासन की मिलती नहीं थी, लोग धक्के खाते थे। यहां का आदमी चंडीगढ़ पहुंचने में 350 किलोमीटर
दूर जाकर के 4-4 दिन 6-6 दिन एक कागची लेके वहां बैठा रहता था। वहां मंत्रियों के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर, विधायकों के घर पर भीड़ रहती थी। हमने आने के बाद सब व्यवस्थाएं सुधार दी कि नहीं, एलनाबाद के गांव का कोई आदमी अपनी बात हमको पहुंचाना चाहता है तो सिर्फ सीएम विंडो पर चले जाओ, अपना पर्चा जाके दे दो, आपकी बात तुरंत हमें चंडीगढ़ में पता लग जाएगी, तुरंत पता लग जाएगी। और लाखों एप्लीकेशन आई हमारे पास, उन सबका समाधान किया है। आपको एजेंट को पकड़ करके, मैं एजेंटों को कहता हूं दौड़ कपड़ी है, दौड़ कपड़ी है, पकड़ पड़ के मांड लगा के आज जो घूमते थे बाजारों में, गलियों में, गांव में कि थारो काम मैं करा के लाऊंगा, वो गाड़ी लेके जाता, हमें साथ लेके जाता, किराया देता, किराए के साथ तेल डलवाता, वहां जाके होटल करने का खर्चा हमें देना पड़ता, वहां खाने के लिए भी खर्चा देना पड़ता और साथ में पीने के लिए भी देना पड़ता, वो भी देना पड़ता था। कई कई दिन पड़ा रहता। फिर कोई गलती से काम हो भी जाए तो वापस घर पहुंचते तो पहुंचते पहुंचते पीछे से उस काम को कोई उल्टा करवा देता। हमारा नौकरी यानी ट्रांसफर हुआ, घर पहुंचे पीछे से ट्रांसफर कैंसिल हो गया। हमने कहा ये सब धंधे बंद करो। हम किसी को जाने न जाने, अगर आदमी की उसके अंदर कोई योग्यता है या आदमी की तकलीफ है, उसका ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो भाई। सीनियर आदमी सबसे पहले अपना हक पाएगा। जो नया आदमी है वो थोड़ा पीछे 2-4 साल 5 साल बाद थोड़ा दूर रह लेगा, फिर नजदीक आएगा। हर किसी के नंबर बता दिए कि थारे इतने नंबर है ट्रांसफर में, ये रैंक बना, इस रैंक के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। जैसे रिटायरमेंट के नजदीक आएगा, अपने घर के पास या जहां घर है उस जगह पर पहुंच जाएगा। ये हमने पॉलिसी बढ़ाई। कोई भी मास्टर पूछ के देख लेना, मास्टर आज ट्रांसफर के लिए कोई नहीं जाता। ऐसे ही बाकी कर्मचारियों के लिए हमने कर दिया है कि कर्मचारी मन चाहे स्थान पर रहेंगे। हाँ, एक वार्निंग हम कर्मचारियों को देते हैं, पहले भी दी है, आज भी देते हैं कि गलत काम कोई मत करना। गलत काम करोगे फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं। अगर सेवा करने के बजाय आपने अपना हाथ किसी की जेब में, गोज में डाल दिया, किसी के खीसे में डाल दिया, पैसे निकाल लिए, तो भाई थारे अंदर से भी उंगली पकड़ के निकाल लेंगे, उंगली पकड़ के निकाल लेंगे। इस करप्शन के खिलाफ हम हैं। और एक बात तो मैं आज और भी कहना चाहता हूं मंच से, कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं पुराने खुट्टों से बंधे हुए हैं और वे इन इलेक्शनों में भी गड़बड़ करने लग गए हैं। कोई भी छोटी सी बात, क्योंकि नुक्ते बहुत जानते हैं, जनता को परेशान करने के लिए कोई चिट्ठी निकाल देंगे, क्या ये तुम्हारे ऊपर रिकवरी डाली, जल्दी लेके आओ, ये तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करा देंगे, तुम ये काम करो। रोजाना नया तमाशा पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं। मैं कर्मचारियों को इस मंच से और वार्न करना चाहता हूं कि अगर कहीं इस राजनीति के इस भंवर में फंस करके आपने को उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो थारा, 5 जून के बाद भाइयों हमारा, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। जनता को परेशान नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। तो मेरे मित्रों, अब ये चौथे चरण का मतदान लोकसभा का खत्म हो गया है। 7 चरण यानी आधा से ज्यादा हो गया है। और आधे से ज्यादा होने के बाद अब एकदम चित्र स्पष्ट हो गया है। चाहे हमारे जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं, मीडिया के लोग बता रहे हैं, सर्वे के लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, कहीं मैदान में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जीतना तो सुनिश्चित, सरकार बनाना तो सुनिश्चित हो ही गया है। लेकिन अब अगली बारी ये जो लाइसेंस रिन्यू करना है, मोदी जी भी आखिर सरकार चलाते हैं, हम भी चलाते हैं रहे हैं, तो हर 5 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जनता के पास आना पड़ता है, आना पड़ता है ना। तो जनता किसका लाइसेंस रिन्यू करेगी या दूसरा किसी को लाइसेंस देगी, ये भाइयों बहनों आपके हाथ में है। और जब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी सुनिश्चित तो है, लेकिन अब इस रिन्यूअल को, ये जो रिन्यू करना है हमारा, नवीनीकरण करना लाइसेंस, अब हमने
गोल्डन अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में इसको करना है। और स्वर्णिम अक्षरों का मतलब यह है कि इस बार सीटें केवल 272 या 303 ऐसा नहीं, क्योंकि पिछली बार हमारी 303 थी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आनी चाहिए 370 और बाकी एनडीए के लोगों की भी 30 से ज्यादा आकर कुल मिलाकर के इस बार ये 400 पार की बात हमने कही है। और ये तभी है जब एक एक सीट पर हम चिंता करेंगे। अगर करनाल के लोग करनाल की चिंता कर रहे हैं तो सिरसा के लोगों को सिरसा की चिंता करनी पड़ेगी। और देखिए, चुनाव होता है। भले मैं कह रहा हूं कि ठीक है, तीनों चारों चरण में हम आगे हैं, लेकिन आखिर तक चुनावी घोड़ा वही है जो पोलिंग मतदान तक अलर्ट रह करके हर एक का वोट डलवाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए। मित्रों, पिछले दिनों का ये जो उत्साहजनक समाचार मैं आपको बता रहा हूं, हर जगह कांग्रेस बौखलाई हुई है। दो कारण है कांग्रेस के बौखलाने के। एक कारण हार का डर, और उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हारना तो तय है ही है। दूसरा कारण 10 साल में जो मोदी जी ने काम कर दिए वो कांग्रेस पिछले 55-60 साल उन्होंने राज किया नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने तो काम उलझाए हैं। अगर देखा जाए तो संविधान में 370 लगाई तो किसने लगाई? कांग्रेस ने। और कांग्रेस में भी नेहरू जी के कारण से ये पाप हुआ। ये पाप नेहरू जी ने किया। सरदार पटेल नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दो कि देश का कानून तभी लागू होगा जब जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे हमारे ऊपर लागू करो। क्या कभी बाप से बेटा बड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? लेकिन यहां वो कर गए कि केंद्र सरकार की बड़ी ताकत होती है, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर को बैठा दिया। नहीं हो सकता था। हमने कहा इसको खत्म करना चाहिए, कांग्रेस डराती रही। 370 खत्म करोगे तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां बहेंगी और संघर्ष होगा। क्या किसी व्यक्ति को एक खरोंच भी आई क्या? एक खरोंच भी आई क्या? नहीं आई। और ऐसे ही 370 के बाद राम जन्मभूमि का विषय 500 साल से उलझा के रखा हुआ था। मोदी जी ने अपने वकीलों के साथ बात करके सुप्रीम कोर्ट में अच्छी दलीलें दे करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब ये जो स्थान है ये राम जी का जन्म स्थान है, या मंदिर बनना चाहिए। इसका डर भी वही दिखाते थे कि अगर कहीं मंदिर बन गया तो यहां भी खून की नदियां बहेंगी। भाई, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है, क्या आई किसी का खरोच? नहीं आई। ये मोदी जी का काम करने का तरीका। मोदी जी कभी भी हड़बड़ी में काम नहीं करते। हाँ, मोदी जी जो मुंह से कह देते हैं वो पक्का डिसीजन होता है, निर्णय होता है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। वो कहते हैं जो करूंगा देश के हित में करूंगा। वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए काम नहीं करते। वो करते हैं देश के लिए करते हैं। उन्होंने परिवार माना तो देश को माना है। ये कांग्रेस के लोग बड़ी उनके साथ मजाक में या कहो चिढ़ाने के लिए कहो या किसी प्रकार से आलोचना करने के लिए, क्या तुम्हारा तो परिवार नहीं है? मनोहर लाल, तुम्हारा तो परिवार नहीं है। हमने भी कुछ महीने चुप करके सुना और बाद में मैंने जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, हरियाणा के 2,82,09,695 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। भाइयों बहनों, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे चिंता है तो इनकी है। इसलिए भाइयों बहनों, मोदी जी ने जितने काम किए हैं उस काम में जब ये सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जब इनसे बात की जाए गरीबों के घर की, परेशान हो जाते हैं। नल हो, चाय हो, गैस हो, बिजली हो, या घरों में शौचालयों की बात हो, ये परेशान हो जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, स्वच्छता अभियान की बात करो तो ये परेशान हो जाते हैं मित्रों। और अब और कुछ नहीं बचा तो अगर इनको राम राम कह दो तब भी परेशान हो जाते हैं। इनको राम राम कह दो तब भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनका मानस जिस प्रकार से खराब हुआ, और खराब भी क्यों ना हो, क्योंकि कहने लायक कुछ है नहीं उनके पास। और जब जनता मुकाबला करती है, जनता पूछती है कि भाई ठीक है, इधर तो मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, और भाई तुम जीत भी जाओ, पहले तो बात कोई है नहीं सवाल जीतने का,
लेकिन अगर कल्पना करके जीत जाओ तो बताओ तो सही तुम्हारा कौन है। फिर कभी लालू का नाम आएगा, कभी भालू का आएगा, कभी राहुल का आएगा, कभी चन्नू का आएगा, कभी मुन्नू का आएगा, पप्पू का आएगा, ये नाम आएंगे। कौन है तुम्हारा दूल्हा? बताओ तो सही, देश पर राज कौन करेगा? डरते हैं किसका नाम ले, क्योंकि एक नाम लिया नहीं तो दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा टूट फूट जाएंगे। इनके यहां कुर्सी को कायम रखने का भी साहस नहीं होता, तौर तरीका नहीं होता। इनके यहां कोई मनोहर लाल नहीं है कि 11 तारीख को बैठ के मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे और 12 मार्च को उठा के इस्तीफा दे देंगे, दोपहर को मंत्रिमंडल बुलाएंगे और अपने हाथ से नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, उसकी शपथ करा देंगे 13 तारीख को, और सदन में विश्वास मत प्राप्त करके और मनोहर लाल खुद अपनी सीट से इस्तीफा देके नायब सिंह सैनी आके चुनाव लड़ो। इनके यहां नहीं है ऐसा। भाई बहनों, दम चाहिए और उसमें जज्बात भी चाहिए। उसमें भला क्या है, बुरा क्या है, देश का नुकसान क्या है, ना लाभ क्या है, ये सारी बातें सोचते हैं। तो इन लोगों ने जो खिलवाड़ किए हैं, जो गलतफहमियां पैदा की हैं, अभी और कुछ नहीं तो एक ही बात ध्यान में इनको आई कि ये कहना शुरू कर दो कि भाई सरकार तो 272 में बन जाती है, कांग्रेस 400, भारतीय जनता पार्टी 400 की बात क्यों करती है। अब इसका क्या सवाल जवाब है? हम चाहते हैं पहले 303 थी, इस बार 400 पर आएंगे या 370 पर आएंगे तो देश में मजबूत सरकार बने। जितनी ज्यादा मजबूत सरकार होगी दुनिया में उतना सम्मान भारतवर्ष का बढ़ेगा, भारत के साथ उनका संबंध बढ़ेगा, भारत की बात मानेंगे। हालांकि आज भी दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए, बड़े से बड़े देश के राष्ट्रपति मोदी जी को फोन करते हैं कि मोदी जी संकट है, बताओ क्या करें। यूक्रेन की रूसिया की लड़ाई हो गई, उस लड़ाई के अंदर मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया कि आप लोगों को 24 घंटे युद्ध विराम करना होगा। उनका करना होगा, हमारी मर्जी करे ना करे, नहीं करना होगा। मोदी जी ने कहा करना होगा। क्यों करना होगा? कि हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हम जब तक वो नहीं निकाल लगे तब तक आप युद्ध नहीं करेंगे। उनको मानना पड़ा, उनको मानना पड़ा। और बल्कि इसी कारण से दुनिया के और बहुत देशों के बच्चे यूक्रेन में गए हुए थे, लाखों बच्चों की जान बची, सबने बच्चे निकाले अपने। आज अमेरिका जैसा देश भी जब संकट में फंसता है मोदी जी से सलाह करता है। और अगर हमारी ये सीटें और बढ़ के आएंगी तो अगर मोदी जी का कद बढ़ेगा तो इस देश का लेवल ऊंचा उठेगा। मित्रों, देश आगे बढ़ेगा। तो हम देश के प्रति काम करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में इस देश का जितना मान बढ़ाया उतना उससे और अगले 5 साल में इससे ज्यादा बढ़ाएंगे। आज मुझे एक पत्रकार पूछ रहे थे, पिछले 5 साल में ऐसी क्या खास बात हुई है कि आप पहले से ज्यादा मांग रहे हैं। हमने कहा मैं बताता हूं। हमने G20 एक विश्व का बहुत बड़ा एक संगठन है, सारी दुनिया के लोग, उसकी अध्यक्षता हमने पहली बार की है। पहली बार G20 में दुनिया की हमने अध्यक्षता की है। हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था जो कभी नीचे से ढूंढने से मिलती थी, आज ऊपर के 5 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था मिलती है। ऊपर के 5 देशों में आज इस देश की एकता, अखंडता 370 खत्म की तो इन 5 साल में की, 3 तलाक खत्म किया तो इन 5 साल में किया, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया तो इन 5 साल में बनाया। तो नक्सलवाद का खात्मा किया, जो बिहार से लेकर के और कर्नाटक तक देश के बीचों बीच नक्सलवाद, उसको खत्म किया तो इन 5 साल में किया। हमारे नॉर्थ ईस्ट के देश नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सब आग से झुलसते थे, अपने आप को इंडियन नहीं कहते थे। अगर यहां से कोई चला जाए तो वो लोग यहां के लोगों को गाली देते थे, यू ब्लडी इंडियंस, यू इंडियन डॉग्स, ऐसा करके बोलते थे। आज वही लोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने और साथ में अमित शाह जी ने 100 से ज्यादा चक्कर लगाए हैं, लोगों को समझाया है। छोटे छोटे प्रदेश हैं कि देश की मुख्य धारा में आ जाओ। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आधे से ज्यादा प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का या तो राज चल रहा है या मुख्य विपक्षी दल के रूप में बैठे। कभी हाथ से भी, चिमटे से भी छूते नहीं थे कमल के निशान को।
लेकिन आज उन्होंने अपनाया है। आज तो देशभक्ति की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सामने खड़े दिखते हैं। एक सर्वे हुआ, जब वोटर पिछले 4 जो हो गए हैं फेज, एक वोटर बाहर निकलता है और वहां वो पूछता है पत्रकार, मीडिया का आदमी, भाई वोट कहां डाल के आए हो? कांग्रेस एक साथ में खड़ा है, नहीं आप पूछ नहीं सकते, पूछेंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। वोटर ने कहा कि नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा पार्टी का, ना नेता का कैंडिडेट का नाम बताऊंगा, फिर तो उल्लंघन नहीं होता। कि हाँ नहीं होता, फिर बता दो। उन्होंने कहा देखिए, मैं अपने ऐसी पार्टी जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उसका नेता देशभक्त है, मैं उसको वोट के डाल के आया हूं। कांग्रेस चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं इसने तो बता दिया, ये तो सिर्फ मोदी जी हैं और तो कोई है ही नहीं है। यानी कांग्रेस को भी लगता है कि देशभक्ति की बात करोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी, भारत माता की जय करोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी। मित्रों, इस प्रकार से जो ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस को हार नजर आ रही है, दिल्ली में तो मां बेटा परेशान है, हरियाणा में बाप बेटा परेशान है। समझ गए ना कि दिल्ली में मां बेटा कौन है? सोनिया राहुल। और हरियाणा में बाप बेटा कौन है? हुड्डा और उसका बेटा दीपू। हुआ क्या, जब ये चुनाव आए, पत्रकार ने पूछा कि अब इस बार दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह, कहां से लड़ेंगे? हुड्डा साहब कहते हैं कि नहीं भाई, पिछली बार हम दोनों लड़े थे, दोनों हार गए, इस बार दोनों नहीं, एक लड़ेंगे। क्या कारण है भाई, दोनों क्यों नहीं लड़ते? कारण साफ है कि पिछली बार 10 की 10 हारे थे, लेकिन गम सिर्फ 2 के हारने का, 8 के हारने का गम नहीं था उनको। तकलीफ 2 की हुई, सोचा हारनी तो सारी हैं, तो इस बार 2 की तकलीफ क्यों सही जाए, एक ही की तकलीफ सह लो, अपना जो है नुकसान, अपना जो दुख है आधा कर लो। तो हुड्डा जी अपना दुख आधा करने के लिए और एक ही सीट पर बाप बेटे पे चल रहे हैं, दोनों नहीं लड़े हैं। तो मित्रों, हम तो अपने परिवार में सब लोगों को परिवार साथ लेके चलते हैं, लेकिन ये लोग देश को लूटने में लगे हैं और ये लूटते जनता को धोखा देके हैं। कैसे धोखा देते हैं, मैं एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करता हूं। गांव में मैंने कई बार देखा होगा, रात को भैंस चोरी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है ना। चोरी करने वाले गिरोह आते हैं, अकेला नहीं आता, तो 5 से 10 लोग चोरी करने आते हैं। एक गांव में रात को गिरोह चला गया चोरी करने के लिए, भैंसों की चोरी करने के लिए। चोर चालाक थे बड़े, उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बना लिए चोरों के। एक ग्रुप ने तो भैंस की जो घंटी बंधी होती है ना गले में, लोग घंटी इसलिए बांधते हैं कि कहीं अगर खुल जाए तो भैंस का पता लग जाए घंटी बजते हुए किधर जा रही है। तो उस एक ने तो घंटी खोल ली और दूसरे ग्रुप ने भैंस खोल ली। तो भैंस खोलने वाला इधर चल पड़े और घंटी बजाते हुए एक ग्रुप इधर चल पड़ा। गांव के लोग उठे, सुन गया कि तो चोर है, कोई भैंस चोर है, घंटी बज रही है और भैंस को चुरा के ले जा रहे हैं। वो घंटी वाला तेज दौड़ा, गांव के सारे लोग उसके पीछे हो गए और भैंस वाला भैंस लेके चला गया और घंटी वाला जाकर के खेत में घंटी डाली और दौड़ गया। ढूंढा तो घंटी मिल गई। अब गांव के लोग घंटी लेके घंटी बजाते हुए आ गए, भैंस तो मिली नहीं, भैंस मिली नहीं। तो ये चोरी ऐसे ही करते मित्रों, ये घोषणा कुछ करेंगे, आप उसके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन पल्ले इनके कुछ है नहीं, देंगे कुछ नहीं, ये कुछ नहीं देंगे। ये तो ठगने का एक रास्ता, हम ये आएंगे तो हम ये मुफ्त दे देंगे, हम वो मुफ्त दे देंगे। मोदी जी कहते हैं हम हर महिला को, गरीब है, गरीब परिवार है, बेरोजगार नौजवान है, उसको काम करना सिखाएंगे, महिलाओं को लखपति दीदी बढ़ाएंगे, हम उनको पायलट, अभी आप पायलट उड़ रहे हैं, पायलट ड्रोन, ये ड्रोन उड़ रहा है लाल हरा, ऊपर देख रहे हो ना, ये ड्रोन, हम महिलाओं को ड्रोन देंगे लेके और ये मुफ्त उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारी बहनें, हमारी माताएं, थोड़ा सा सीखना होता है, बच्चे भी सीख लेते हैं इसको कैसे घुमाना उड़ाना है। बड़े बड़े ड्रोन आ गए हैं, उन ड्रोन के माध्यम से अब खेतों में दवाई का भी छिड़काव होता है, उसमें खाद नैनो यूरिया का भी छिड़काव होता है, फोटोग्राफी होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले काम में लेते हैं, हमारे कई डिपार्टमेंट अब ड्रोन से सर्वे कराते हैं। तो ये ड्रोन के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारे नौजवानों को
कमाई हो और लाख रुपया साल का कम से कम उनकी कमाई जरूर हो जाए, ये लखपति दीदी का आह्वान किया है मोदी जी ने। और वो हमारे भाई क्या कहते हैं, हम इनके खातों में लाख रुपया जमा कराएंगे। भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, मैं हिसाब लगाता हूं कि अगर लाख रुपया ऐसे गरीब और बेरोजगार नौजवानों के खातों में डलवाएंगे तो जितना पैसा डलवाना पड़ेगा, जितना साल भर का बजट है, सारे का सारा खत्म हो जाएगा उसमें। इस योजना को कभी लागू कर ही नहीं सकते, कभी नहीं लागू कर सकते। लेकिन क्योंकि लालच देना है, झूठ बोलना है, झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। एक कहावत है ना, न 9 मन तेल होगा और ना नाचेगी। इन्होंने राज तो करना नहीं है, झूठे पास से फेंक दो, लोगों को बरगला दो। तो ये लोगों को बरगाड़े का काम ये कर रहे हैं। हम लोगों ने इस हादसे में नहीं आना है, आएंगे कुछ भी बोलेंगे। और ये हमारी उस साइड वाली जो बहन है जो चुनाव लड़ रही है, वो इस प्रकार के झूठ बोलने में बहुत माहिर है, बहुत माहिर है, उससे सावधान रहना। हमने उनको भुगत रखा है, आप सबने भुगत रखा है। तो मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि अब आपने आने वाले 25 मई को जो काम करना है, अब उसमें जिताएंगे आप तो उस समय निश्चित रूप से सारे देश में एक लहर चलेगी, खुशी की लहर चलेगी। और मैं आपको वादा करता हूं, आज तो मैं भाषण देने के लिए आया हूं और कुछ नहीं दे सकता, आज तो मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने के लिए आया हूं? वोट मांगने के लिए आया हूं। अगली बार आऊंगा तो आपको बधाई भी देने आऊंगा, आपको और भी जो आपने आज मांगा उसको देने आऊंगा, और आपसे लड्डू खाने भी आऊंगा। खिलाओगे ना? तो जीत के लड्डू भी आपने खिलाने हैं। 25 मई संकल्प लो, 25 मई कांग्रेस गई। 25 मई और 4 जून आई जनता को भाजपा भाई। 4 जून आई जनता को भाजपा भाई। ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना दो, इतने वोट डाल दो मित्रों कि आगे 4 जून पर मशीनें भी घबरा जाएं कि कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। भाइयों, थारे पाछे भी खूब करे है काम, आगे भी करूंगा काम। सगड़ा न मेरी राम राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मनोहर लाल जी यहाँ पहुंचे आप सबके बीच में।